Hello students, how are you बच्चे? I hope everyone is fine there. Today we are going to start the new chapter of the science. This chapter is belong to chemistry and the name of the chapter is coal and petroleum. Number of the chapter is 5th chapter. इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो था हमारा कंबशन एंड फ्लेम और उस चैप्टर की मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी थी क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि जो चैप्टर कंप्लीट होगा आपको उसके बाद उसकी एक्सरसाइज दी जाएगी और आपको वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपना माइंड यूज करके। ऐसा ना हो कि चीटिंग करे कोई बच्चा। और आज हम इसका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोल एंड पेट्रोलियम। जो हम इसका टॉपिक ले रहे हैं आज वो ले रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है? देखो, हमें हर कोई काम करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। इज इट क्लियर? मीन्स कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, द एनर्जी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर सच एज, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज है? जैसे वाटर, सॉइल, सनलाइट। इज इट क्लियर? दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। कोल, पेट्रोलियम, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और ये रिसोर्सेज हमें कहां से मिलते हैं? These are obtained from nature. इसलिए जो भी रिसोर्सेज है एनर्जी के जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो, अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ की, ऐसी बहुत सी चीजें जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल। हम रह नहीं सकते बिना पानी के। तो वो भी कहां से मिल रहा है? हमें नेचर से मिल रहा है। सनलाइट की बात करें, वो कहां से मिल रही है? हमें नेचर से मिल रही है। फॉरेस्ट, जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, ये क्या है? नेचर से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इनकी एनर्जी को। और जो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। सो दीज रिसोर्सेज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या होते हैं बेटा? इनके टाइप्स होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। सच एज, पहले मैं यहाँ पर दो टाइप ले रहा हूं इसके अंदर। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और दूसरा क्या होता है बेटा? एग्जॉस्टिबल। एक तो क्या है? इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा क्या है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें इनएग्जॉस्टिबल की, पहले हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं इनएग्जॉस्टिबल का, कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। मीन्स कि चाहे हम उसका जितना भी यूज कर लें वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। उनको क्या बोलते हैं हम? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड वी कैन यूज दीज रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन। बार बार हम इन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लें तो जैसे वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये क्या है बेटा? ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। एयर, क्योंकि हम कितना भी यूज कर ले ये क्या होते हैं? बार बार रीजनरेट हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा? एक इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोल सकते हैं इनको हम? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी रीजनरेट अगेन एंड अगेन। क्योंकि जैसे हमने इसको खत्म किया, बार बार हमें नेचर से क्या मिल रही है? वापस वही चीजें मिल रही है। भाई अगर हम एयर है उसको एक बार एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो वापस क्या हमें एयर नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? इनएग्जॉस्टिबल एज वेल एज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बट अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लूं, जैसे ट्री, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ये क्या होते हैं बेटा? इनको हम बोलते तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है।
बट अगर हम एक मैनर के साथ यूज करें तो, क्योंकि अगर हम बहुत स्पीडली यूज कर रहे हैं तो हम इनको इनएग्जॉस्टिबल की कंडीशन में नहीं रख सकते। फिर किस कंडीशन में आ जाएंगे? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। अगर हम प्रॉपर वे से यूज कर रहे हैं तो बार बार अगर हमने कोई पेड़ काटा है, सोचो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम बार बार बोलते हैं कि पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ, है ना, और पेड़ लगाओ भी, क्योंकि पेड़ लगेंगे तभी पौधा लगेगा तभी पेड़ बनेगा। और अगर हम उस पेड़ को कट कर रहे हैं तो क्या एक दिन के अंदर ही वो प्लांट ग्रो होके क्या पेड़ बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए जितनी स्पीड से हम पेड़ों को कट कर रहे हैं, अब वो डिपेंड करता है कि हम किस पर्पस के लिए उसका यूज कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे बेटा पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, तो इससे किस चीज का इफेक्ट होता है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जंगलों की कटाई। जब हम जंगलों को साफ करना शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि जंगल साफ होंगे तभी तो वहां पर कोई ना कोई पॉपुलेशन बढ़ सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? बहुत स्पीड से पेड़ों को काटे जा रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि अगर हम कोई भी पौधा लगाते हैं उस पौधे का जो पेड़ बनने का चांस होता है वो बहुत कम होता है अगर हम उसकी केयर नहीं कर रहे हैं तो। और एक पौधे को पेड़ बनने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि पौधा तो हम छोटा सा लगाते हैं और एक पेड़ होता है वो बहुत हरा भरा होता है, बड़ा पेड़ होता है, तो एक दिन के अंदर तो वो पेड़ बनेगा नहीं। इसलिए अगर हम इतनी स्पीड से कट करते चले गए तो किस कंडीशन के अंदर आ जाएगा? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इज इट क्लियर? अब इसका सेकंड पॉइंट अगर हम ले यहां पर, ये आता है एग्जॉस्टिबल। पहला था हमारा इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा क्या है? एग्जॉस्टिबल। विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अगर लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं हम? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये अगर हम बहुत स्पीडली इसका यूज कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ये सारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो है नेचर से ही, मिला में नेचर से ही रहे, बट है क्या? एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या होता है? यहां पर इसको हम बोल सकते हैं नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या होता है? नॉन रीन्यूएबल, विच वी कैन नॉट रीजनरेट अगेन। एक बार हमने उनका यूज कर लिया तो हम दोबारा उसको रीजनरेट नहीं कर सकते, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम? नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, जो ये रिसोर्सेज है इससे भी हमें बहुत तरह की एनर्जी मिलती है। देखो हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो लगभग कोल पे डिपेंड है, क्योंकि जब भी हम किसी भी कोल को जला रहे हैं या कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पूरा कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि हम कोल को किस किस चीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या चीज हम ऑब्टेन करते हैं कोल से, जैसे कोल तार, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज करते हैं। हमारी जो इंडस्ट्रीज है कंप्लीटली इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहती है बेटा। समझ में आया? तो आपको सिर्फ मेन पॉइंट क्या याद रखना है, जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, हम उसका बार बार यूज कर सकते हैं, और जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमेशा सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा इनका यूज नहीं करेंगे। अगर हम देखो इतनी स्पीड से यूज कर रहे हैं कोल और पेट्रोलियम का, तो एक टाइम ऐसा रहेगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए आपको मैंने क्या बताया, एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा एग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल को हम क्या बोल सकते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और एग्जॉस्टिबल को क्या बोल सकते हैं हम? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब विच वी कैन नॉट रीजनरेट अगेन, जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा जनरेट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज या सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इसी के बाद इसमें आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, देखो फॉसिल फ्यूल क्या होता है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स।
द फ्यूल विच इज ऑब्टेन्ड बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हेन दे बरीड अंडर द अर्थ, और जब डीकम्पोज होते हैं तो डीकम्पोज होने के बाद आफ्टर द मिलियंस ऑफ ईयर्स दे कन्वर्ट इनटू द फॉसिल फ्यूल्स। किसमें कन्वर्ट होते हैं वो? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जो भी, जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले फॉसिल फ्यूल का, तो क्या हो सकते हैं? कोल, पेट्रोलियम, ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल का मतलब होता है डिकेज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, और जब वो धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। अब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, कुछ नेचुरल फिनोमिना होते हैं बेटा। नेचुरल फिनोमिना मींस जैसे कि वोल्केनो इरप्शन है, ठीक है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, या अर्थक्वेक है। तो क्या होता है, जैसे जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, ठीक है, नदियां होती है, तो जब भूकंप आता है तो कई पहले, अब तो इतनी स्पीड से भूकंप नहीं आते हैं, तो पहले जब भूकंप आता था तो क्या होता था कि जो पानी के सोर्सेज होते थे वो एज इट इज क्या होते थे? पलट जाते थे। समझ में आया? जैसे कि ये हमारे पास कोई वाटर सोर्सेज है, कोई भी नेचुरल फिनोमिना होने से क्या होता है, अब इस वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक्वेटिक प्लांट्स भी प्रेजेंट है, एक्वेटिक एनिमल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही कोई भी नेचुरल फिनोमिना होता है तो क्या होते हैं, ये सारे के सारे दे बरीड इनसाइड द अर्थ, ये अर्थ के अंदर ब्रीड होने शुरू हो जाते हैं सारे के सारे। अब क्या होता है, जैसे ये अर्थ के अंदर बरीड होते हैं तो इसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक सैंड की लेयर बनती चली जाती है, मिट्टी की लेयर बनती चली जाती है। अब जैसे जैसे किसी चीज के ऊपर, ये सारा समुद्र इस तरफ दबा पड़ा है, यहाँ पर इसके ऊपर क्या हो रहा है? मिट्टी की लेयर बनती जा रही सारी की सारी। अब जब मिट्टी की इसके ऊपर लेयर बन रही है तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इस पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये हजारों साल लग जाते हैं इसके अंदर। इस पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रेशर होगा। और दूसरा, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ एयर, अंडर हाई प्रेशर they slowly convert into the fossil fuels. The decays of animals and plants, जो उनकी डेड बॉडी होती है एनिमल्स की, प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं, they buried inside the earth and after thousands of years they slowly convert into the fossil. कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड इन द अब्सेंस ऑफ एयर they slowly convert into the fossil fuels. अब होता क्या है, देखो, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, किस किस का बता रहा हूं मैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे कन्वर्ट इनटू द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंड लार्ज ट्रीज दे कन्वर्ट इनटू द कोल। दोनों अलग अलग हो रहे हैं, कोल भी बन रहा है, पेट्रोलियम भी बन रहा है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो अंदर दब जाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कोल के अंदर, जिसको हम कोयला बोलते हैं, उसको भी रिफाइन किया जाता है, बाद में कोयला मिलता है। और जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे कन्वर्ट इनटू द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का दूसरा नाम होता है क्रूड ऑयल। ये पेट्रोलियम वो नहीं है जो हम बाइक में डलवा रहे हैं, गाड़ियों में डलवा रहे हैं, वो पेट्रोल होता है और ये पेट्रोलियम है। समझ में आया? सो दिस इज द प्रोसेस कि हम फॉसिल फ्यूल्स को कैसे बनाते हैं, किस किस पर्पस के लिए उसका यूज करते हैं। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज, एग्जॉस्टिबल सोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, और हम फॉसिल फ्यूल्स को बनाते कैसे हैं। अब देखो, हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा कोल एंड पेट्रोलियम से। पहले हम सारा प्रोसेस पढ़ेंगे कोल का, कि कोल क्या होता है, इसके मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इसको किस किस चीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं कोल के, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और उसके बाद हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे, उनके यूज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। और बेटा मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, सजेशन है कि जब भी आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, आप पेंसिल से अंडरलाइन करके उसको पढ़ा करो, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। क्योंकि जब भी आप पेंसिल से अंडरलाइन करके पढ़ोगे तो हमारा माइंड उसमें स्ट्राइक करता है। मीन्स कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एमसीक्यूज क्वेश्चन, इन बिटवीन क्वेश्चन, अगर आप चैप्टर को कंसंट्रेट करके पढ़ रहे तो आप अपने आप से क्वेश्चन बनाओगे। और अगर आपने क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए तो हमारा माइंड और ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए। कोई जरूरत नहीं होगी फिर आपको कोई टॉपिक याद करने की, क्वेश्चन याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बार टॉपिक को समझो, बुक से उसको अंडरलाइन करके पढ़ो, कंसंट्रेट करिए। ये नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश रीडिंग करें, नो,
दिस इज नॉट अ रीडिंग। आपको समझना है, आपको ये देखना है कि कंसेप्ट है क्या, कहां पर ये यूज हो रहा है, कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को अंडरलाइन करो। और जब आपका टेस्ट होता है तो आप अपने आप को टेस्ट करो कि जो आपने क्वेश्चंस फाइंड आउट किए थे वो कितने टीचर्स ने आपके एग्जाम में दिए हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन फाइंड आउट करे, 10 में से 6 या 5 क्वेश्चंस आपके मैच हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप टीचर्स का माइंड पढ़ रहे हो। टीचर्स तो आपका माइंड पढ़ते हैं, आप भी टीचर्स का माइंड पढ़ रहे हो। फिर हमारा माइंड और ज्यादा अवेयर होगा, फिर हम क्या सोचेंगे कि यार हम और ज्यादा पढ़ते हैं, ताकि हमारे 5 की जगह पे 7 क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, उसी से चैप्टर तैयार होता चला जाएगा। कहते हैं ना, मार्क्स के पीछे मत भागो, आप स्टडी के पीछे भागो। आप कंसंट्रेट करके स्टडी करो, मार्क्स अपना आ जाएंगे। मार्क्स क्यों देखते हो भाई? मार्क्स तो चीटिंग करके भी आते हैं, क्या वो हमारी नॉलेज होती है? अगर हमारे पास नॉलेज है तो मार्क्स अपना आप है। क्लियर? सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।